दोस्तों के साथ एक अजीब गांव आए। मुखिया ने कमरे दिए, 3 नियम मानने को कहा। पहला, रात में बाहर नहीं। दूसरा, रात में खटखटाने पर ध्यान नहीं। तीसरा, दहलीज अंधेरे से पहले ठीक करो। रात में दस्तक हुई, भागो, तुम ताबूत कमरों में हो। प्राचीन काल में ऊंची दहलीज क्यों होती थी? क्योंकि प्रेतात्माएं उछलकर चलती हैं। ऊंची दहलीज उन्हें रोकती है। आम दहलीज 1 इंच 2/12 इंच की होती है। ऊंची दहलीज ज्यादा बुरी शक्ति रोकती है। 1 इंच ऊंचाई मतलब 1 इंच खतरा। देखो, ये दहलीज 4 इंच 4/12 इंच की है। इसका क्या मतलब है? मतलब यहाँ बारिश ज्यादा होती है, पानी घर में आता है। ये अंधविश्वास मत करो। मैं हार्वर्ड से हूँ, सोंग फेफे जितना भोला नहीं हूँ। वाह, पड़ोसी भाई कमाल है। अगर पड़ोसी भाई यूनान में जूनिपर लेने नहीं आते और तुम खरगोश के पीछे नहीं भागती तो हम इस बिना सिग्नल वाली जगह पर नहीं भटकते। सोंग फेफे, जबान संभालो। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। आपका एक सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है। आपके सोंग परिवार के साथ सहयोग के लिए आपके पिता ने भी हमें अच्छी तरह से मेहमान नवाजी करने को कहा था। सोंग फेई फेई ने आंखें घुमाई पर गुस्सा नहीं किया, क्योंकि वे ही गोल्डन मास्टर डैडी हैं। आखिरकार इस अमीर आदमी को भी किसी के सामने झुकना पड़ा। सच में किस्मत का पहिया घूमता है। ये एक बाल सफेद बालों वाले एक बुजुर्ग आए। उन्होंने हमें देखा और फिर धीरे से पूछा, आप यहाँ कैसे आए? आपके दादाजी अजीब बात करते हैं, हम चलकर आए हैं। आज देर हो गई, कल आपको नीचे भेज देंगे। गांव के 3 नियम हैं जिनका पालन करना होगा, पर अभी तो सिर्फ 3 बजे हैं। समय आ गया है, छाया बढ़ रही है। आने जाने में 3 घंटे लगेंगे। गांव वालों को अंधेरा होने से पहले लौटना होगा। क्योंकि उन्हें परेशान करना है, हमें उनके समय के हिसाब से चलना होगा। मैंने अभी तक बुजुर्ग का नाम नहीं पूछा है। और गांव के वे 3 नियम क्या हैं? मैं इस गांव का मुखिया हूँ। आप मुझे सुई लाओ कह सकते हैं। नियम है, पहला, अंधेरे में बाहर नहीं निकलना। दूसरा, रात में कोई दरवाजा खटखटाए तो ध्यान मत देना। तीसरा, दहलीज टूट गई है। युवाओं, यह दहलीज तुम्हारी जान बचा सकती है। यह पानी रोकने के लिए नहीं है। सुई लाओ हमें एक खाली घर में ले गए, रात वहीं रुकने को कहा। याद रखना, जिंदा रहना है तो अंधेरे के बाद बाहर मत निकलना। कमरा अंधेरा है, बिस्तर नहीं है, कोने में एक लकड़ी का तख्त है। एक टूटी मेज है। यह जगह गंदी है। लिंगजुन भाई, मुझे यहाँ नहीं रहना। शांत रहो, जो है उसे मानो। मैं अभी पानी लाकर कमरा साफ करता हूँ। लिंगजुन भाई, तुम शियाओ रान के लिए कितने अच्छे हो। तुम जहाँ हो वही स्वर्ग है। तुम्हारे साथ मैं सब सह सकता हूँ। सोंग फेई फेई मुझे खींचकर भागी जैसे पीछे कुत्ते हों। मैं भूत से टकराना पसंद करूंगा, उन्हें चिपके देखना नहीं। मुझे घिन आ रही है। बकवास मत करो। जंगल में वह शब्द मत बोलना, बड़े जीव आ जाएंगे। गांव में कुछ गड़बड़ है। घने जंगल में अचानक इतना अजीब पहाड़ी गांव दिखना स्वाभाविक रूप से ठीक नहीं है। और उस घर में घुसते ही मुझे बेचैनी महसूस हुई। मुझे जो लिंगजून और दूसरे की थोड़ी चिंता हो रही है। चलो वापस जाकर एक बार देख आते हैं। कुछ हुआ क्या? फेफे, मेरी आंख में कुछ चला गया है। इतनी जल्दी क्यों? टीम लीडर हमें घूर रहा था। जल्दी चलो, अंधेरा हो रहा है। दरवाजा मत खोलो। रात होते ही किनरान गोद में सिमट गई। घर याद आ रहा है, गांव डरावना है। चलो अंधेरे में चलते हैं। लोग अजीब हैं, टीम लीडर रहस्यमय है। रात में क्या करेंगे पता नहीं। जंगल घना है, रात में जानवर निकलेंगे। सुबह रास्ता नहीं मिलेगा, रात में तो और मुश्किल। जो लिंजून फिर भी जाने पर अड़ी रही। कोई है? दरवाजा खोलो। वे हर 2 मिनट में दरवाजा खटखटा रहे थे। हम चुपचाप अंदर खड़े थे। दरवाजा खोलो, मैं बचाने आया हूँ। पता है तुम घर पर हो, दरवाजा खोलो। देखता हूँ बाहर कौन नाटक कर रहा है। टीम लीडर की बात भूले क्या? बाहर वालों ने भी सुना। उसने आवाज ऊंची की। जल्दबाजी थी। मैं बचाने आया हूँ। ये घर प्लम ब्लॉसम ताबूत घर है। मैंने घर जांचा, आगे ऊंचा, पीछे नीचा, खिड़की नहीं। कोने प्लम ब्लॉसम जैसे घुमावदार थे। ये ताबूत घर ही है। घर का दरवाजा मुंह जैसा, खिड़कियाँ छिद्रों जैसी। मुंह सांस लेता है, खिड़कियाँ जहरीली गैस निकालती हैं। अगर खिड़की न हो तो घर की बदबू और मृत हवा बाहर नहीं निकलती और शरीर में चली जाती है। ताबूत घर में बहुत नकारात्मक ऊर्जा है। 3 दिन रहो तो शरीर पर धब्बे पड़ेंगे। 7 दिन में देवता भी नहीं बचाएंगे। प्लम ब्लॉसम ताबूत घर सबसे ज्यादा अशुभ होता है, सिर्फ अचानक मरने वालों के लिए। फेफे, चलो हमें जाना होगा। मैं और सोंग फेफे बात कर रहे थे। किनरान ने दरवाजा खोल दिया। अरे बहुत लोग हैं, आप सबको मेरा प्रणाम। हम सब उस लड़की की सुंदरता से दंग थे। कोई कुछ नहीं बोला। मेरा नाम शुजी, मैं गांव की हूँ। वह बूढ़ा मुखिया हैंडसम था। उन्हें बाहरी लोगों को ताबूत कक्ष में फंसाना और नुकसान पहुंचाना पसंद है। तुम लोग जल्दी से मेरे साथ बाहर चलो। सोंग फेई फेई और उसके 2 साथी लगभग उसके पीछे चले गए थे, पर मैंने उन्हें रोक दिया। सोंग फेई फेई ने चिढ़कर मुझे धक्का दिया। ये देवी बहन इतनी सुंदर है, क्या हमें उसकी बात नहीं सुननी चाहिए और उस बदसूरत शिष्य की बात सुननी चाहिए? लू लिंगजू, जल्दी से हटो और हमें शुई जी से बात करने से मत रोको। दरवाजा खुला है, आप स्वयं अंदर आ सकती हैं। आओ, ये ताबूत का कमरा है। मैं अंदर आने की हिम्मत नहीं कर सकती। तुम मुझे परेशान मत करो। उसके ऐसा कहने पर मुझे लगा जैसे मैंने कुछ बहुत बुरा कर दिया है और मैं लगभग आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर माफी मांगने ही वाली थी। इस महिला में एक तरह का जादू है जो लोगों को उसके लिए आग में कूदने के लिए प्रेरित करता है, यहाँ तक कि अपनी जान कुर्बान करने में भी संकोच नहीं। लिंगझू, तुमने शुई जी को क्यों नाराज किया? जल्दी से हटो। मैंने अपने होंठ जोर से काटे और मेरे मुंह में फैल रहे खून के स्वाद ने मुझे कुछ हद तक होश मिला दिया। अंदर आओ, क्योंकि तुम जानती हो कि यह ताबूत का कमरा है तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि केवल बंद दरवाजों वाला ताबूत का कमरा ही खतरनाक होता है।
वैसे भी कोई खतरा नहीं है, क्यों ना अंदर आकर बैठो। लड़की, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती हो। खैर, अगर ऐसा है तो मैं चली जाती हूँ। उसका उदास चेहरा देखकर मेरा दिल लगभग टूट गया। सोंग फई फई भागी। परी बहन रुको, मैंने सोंग फई फई को रोका। मैं तनाव में था। शुईजी के साथ ज्यादा समय बिताने पर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। मुझे प्यार होने लगा था। सोंग फई फई ने संघर्ष किया, पैर मारे। हम दरवाजे पर थे। उसके लात मारने से चौखट टूटी, आधा हिस्सा उड़ गया। शुईजी टूटी चौखट से अदा से अंदर आई। किनरान और झो लिंजून आगे बढ़े। दोनों ने उसका हाथ पकड़ा। दिन में प्यार करने वाले जोड़े अब एक अजनबी के लिए ईर्ष्या कर रहे थे। सोंग फई फई भी ईर्ष्या करने लगी। शुईजी जाओ। नहीं दीदी सुंदरी, तुम मेरे साथ चलो। मैं अकेली हूँ, 2 हिस्सों में काटने तक, वरना मैं किसी एक के साथ जाऊंगी। 2 हिस्सों में काटने से आधा शुईजी मिलेगा। जो लिंजून पागल हो गया। सोंग फई फई ने खंजर निकाला। सोंग फई फई पागल हो? लिंजू, उसे मारो। शुईजी का सिर तुम्हारा, शुईजी का सिर मेरा। मैंने मुड़कर उसे देखा। दिल जोर से धड़का। लिन फान को एक पागल विचार आया, मुझे शुईजी चाहिए, भले ही उसका एक अंग ही क्यों न हो। लिंजू, इसे लो। सोंग फई फई ने खंजर मेरे हाथ में दिया और वह धीरे धीरे शुईजी की ओर बढ़ी। खंजर के मतलब से मैं होश में आया और जैसे ही मैं उसे फेंकने लगा, शुईजी पास आ गई। लिंजू, क्या तुम मुझे चाहते हो? शुईजी की सुंदरता ने मुझे मोहित कर दिया। इस पल मैंने सब कुछ खो दिया। मैंने सुना है कि कुछ सुंदरियां नाजुक होती हैं। उनके पास शुईजी का अंडाशय नहीं होगा। वह हड्डी रहित है। चाकू से काटना दूफू जितना आसान था। बाहर पहली बांग पर मैं होश में आया। शरीर चिपचिपा था। मैंने देखा कि हाथ में शुईजी का सिर था। जब मैंने शुईजी की आंखों में देखा, मैं फिर से खो गया। वह कितनी सुंदर है। मैं बस उसे देखता रहूंगा, कुछ नहीं करूंगा। नहीं, तुमने शुईजी को मार डाला। आओ जल्दी आओ, दरवाजा बंद करो जल्दी। अगली सुबह गांव वाले फावड़े लेकर आए, पर हम में से कोई नहीं हिला। सोंग फई फई ने आंखें भी नहीं उठाईं। किनरान और झो लिंजून ने पानी के मुर्गे को पकड़ा। झो लिंजून का चेहरा नशे में धुत व्यक्ति जैसा लाल था। मेरे घर की दहलीज ले आओ। मुखिया हमें यहाँ बंद रखना चाहता है, पर मुझे परवाह नहीं। मैं पानी के मुर्गे के साथ रहूंगा। लिंजू, मैं इस कमरे में नहीं रहना चाहती। क्या तुम मुझे बाहर ले जा सकते हो? पानी का मुर्गा जहाँ जाएगा हम जाएंगे। मैंने पानी के मुर्गे का सिर बैग में रखा और बाकी सबने भी उसके अंगों को बैग में भर दिया। पानी के मुर्गे को बाहर ले जाने के परिणाम जानते हो। तुम सबको मार डालोगे। झूठ, पानी का मुर्गा भला है, वह किसी को नहीं मारेगा। हाँ, तुम ही नुकसान पहुंचाने वाले हो, हमें मारने की कोशिश कर रहे हो। मैं आगे बढ़ा, पर टूटी दहलीज पर पैर नहीं उठा सका। मैं अपने पैर देख रहा था, भ्रमित था। केवल बुरी आत्माएं ही दहलीज पार नहीं कर सकती। मैं माऊशान का शिष्य हूँ, फिर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? तुम मूर्ख हो, हम इधर से जा सकते हैं। यह कोई खतरा नहीं है, खड़े क्यों हो? हमला करो। जैसे ही हम गांव वालों के घेरे से बाहर निकलने वाले थे, एक लड़का एक ऊंची चौखट लेकर दूर से आया। दल के नेता ने चौखट छीन ली और उसे मेरे ऊपर डंडे की तरह मारा। मैं भागा। इस हल्के वार से मुझे कुछ नहीं होना चाहिए था, पर चौखट लगने पर आत्मा जलने जैसा दर्द हुआ। हमें फिर से कमरे में बंद कर दिया गया। चौखट ठीक हो गया। दर्द से मैं थोड़ा होश में आया। सोंग फई फई पानी से भरे मुर्गे का सिर ले मेरे पास आई। मत आओ। शुईजी को देखते ही मेरा दिल जोर से धड़का। होश में रहने के लिए मैं चौखट के पास भागा। हाथ छूते ही वहीं दर्द हुआ। शरीर दर्द में था, पर दिमाग साफ हो रहा था। शुईजी को देखकर मुझे फू जियांग याद आया। फू जियांग एक जापानी डरावनी कॉमिक्स की नायिका है। उसे पहनने वाला हर कोई उस पर मोहित हो जाता है। यह प्यार बाद में अत्यधिक अधिकार और जुनून में बदल जाता है, जिससे वे उसे मारकर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। यही फूजियांग के प्रजनन का तरीका है। फूजियांग के टुकड़े टुकड़े होने के बाद उसके सारे बाल और शरीर काट दिए गए थे। वे एक और पूर्ण उप जनरल के रूप में विकसित होते हैं, जो कौशल साझा करते हैं और स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। अधिक उप जनरल, अधिक शक्ति। जल्दी करो, आड़ू की लकड़ी और तारपीन लाओ। आड़ू की लकड़ी और तारपीन दोनों यांग को नियंत्रित करते हैं। इससे जलने वाली आग को नकली यांग अग्नि कहते हैं। यह आग शरीर को जला सकती है, आत्माओं को भी भस्म कर सकती है। शुईजी, इतने सालों बाद भी तुम्हारी चालें बिल्कुल नहीं बदली हैं। मैं तुम्हारे झांसे में फिर कभी नहीं आऊंगा। तुम यह उम्मीद छोड़ दो। नहीं। शुईजी जैसे राक्षस को बाहर निकालने के परिणाम भयानक हैं। शायद इसीलिए नेता ने हमें इस ताबूत वाले कमरे में बंद किया था। कमरे में पीछे जाने पर मैंने देखा कि सोंग फई फई मंत्रमुग्ध होकर शुईजी का सिर पकड़े घूर रही थी। मैंने उसे खींचकर दहलीज पर दबाया। वह दर्द से कांप उठी। यह दहलीज साधारण आड़ू की लकड़ी की नहीं थी। यह पहले मेरे द्वारा मैंने उसे कम आंका। यह ठंडरवुड से बनी थी और विशेष रक्त में भिगोई गई थी ताकि यह असर करे। सोंग फई फई के रुकने के बाद पुराने नेता ने उसका सिर। मुझे निर्दोषों को मारने के लिए मत कोसना। तुम लोगों के शरीर पर पहले से ही जलपरी का खून लगा हुआ है। उसका खून परजीवी है। भले ही तुम अभी थोड़ी देर के लिए होश में आ गए हो, तुम दहलीज पार नहीं कर सकते। इस दहलीज से एक कदम भी बाहर नहीं। बाहर गए तो तुम दूसरे तीसरे जलपरी बनोगे। छोटे दोस्त, ताओवादी होने के नाते तुम्हें बलिदान देना चाहिए। नेता ने पीछे हटकर गांव वालों को हाथ से इशारा किया। दाऊ ने आग लगाने के लिए तारपीन का तेल फेंका। सोंग फई फई की आंखें साफ होने लगीं। हमने हत्या कर दी। लिंगजू, अब क्या करें? लिंगजू, जलपरी मरना नहीं चाहती, कृपया मेरी रक्षा करो। तुम जलपरी को बचा लो प्लीज।
हाँ, मैं तुम्हारे आगे सिर झुका रहा हूं। अगर तुम जलपरी को बचा सकते हो तो मैं तुम्हारा गुलाम बनने को तैयार हूं। ये कहने के बाद जो लिंजुन सचमुच घुटनों पर बैठ गया। उन्हें देखकर मेरा सिर और दर्द करने लगा। जलपरी को फिर से प्रकट होने से रोकने के लिए मैंने उसके मुंह में एक तौलिया ठूंस दिया, उसे बैग में डाला और फिर जो लिंजुन और बाकी लोगों को उन्हें दहलीज पर दबा दिया। गांव वाले डर रहे थे कि आग से जलपरी पूरी तरह नहीं मरेगी, इसलिए उन्होंने बहुत सारी लकड़ियां तैयार की। इन लकड़ियों को ले जाने में समय लगा, जिससे हमें पर्याप्त समय मिल गया। जो लिंजुन, तुम क्या करने वाले हो? उसका चेहरा अजीब लग रहा था। मेरे मन में एक बुरा विचार आया। सोंग फई फई चिल्लाई और किनारे हो गई। जो लिंजुन ने अपनी जेब से एक बंदूक निकाली और बिना सोचे समझे पुराने समूह प्रमुख पर ट्रिगर दबा दिया। जब सब स्तब्ध थे, जो लिंजुन ने जल्दी से प्रमुख को बांधकर कमरे में खींच लिया। जो फई फई कुछ कहना चाहती थी, पर मैंने उसे रोक दिया, क्योंकि किनरान ने घोड़े की रस्सी की तरह आसानी से रस्सी पुराने प्रमुख पर फेंक दी थी और वे दोनों उसे हमारे कमरे में खींच लाए। उनमें निश्चित रूप से मार्शल आर्ट्स का ज्ञान था। जो लिंजुन नीचे झुका और बेरहमी से प्रमुख के पेट के घाव को फाड़ दिया। प्रमुख के पेट से पीला तरल पदार्थ निकल रहा था, उसका खून पीला था। तुम बहुत लंबे हो। तुम वास्तव में कौन हो? वाह, तुम सचमुच वही प्रसिद्ध ताई सुई हो। हम दोनों हैरान थे। ताई सुई को मांस का लिंजी कहते हैं, जिसे खाने से लोग जिंदा हो सकते हैं। पुराने लीडर का चेहरा कड़वा था, वह जो लिंजुन को घूर रहा था। तुम जो पिंग के परपोते हो? पुराना लीडर बहुत बड़ा मूर्ख था, उसका शिकार किया गया, मुखिया ने बचाया, वह गांव में रहने लगा, एहसान चुका रहा था। ताइसुई ने अपनी जान देकर पीढ़ियों को बचाया, पर जब उसकी पहचान उजागर हुई, सामने आई, तो गांव वालों ने घृणा दिखाई। कोई ताइसुई के आकर्षण को मना नहीं कर सका। गांव वालों से और ताइसुई के लिए होने वाली हत्याओं से बचने के लिए ताइसुई को केवल उन गांव वालों के एक छोटे समूह को लेकर भागना पड़ा जो शामिल नहीं होना चाहते थे। गांव वालों के साथ वे एकांत में बस गए। बाद में गांव में एक बच्चा बीमार पड़ा। ताइसुई ने उसे बचाने के लिए अपना ताइसुई जिगोंग दे दिया। बड़ा होकर वह गांव में नहीं रहना चाहता था और चुपके से शहर चला गया। और जो लिंजुन उसका परपोता है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता से मेरे परदादा पूरे 111 साल जिए। कार दुर्घटना न होती तो शायद 200 साल जीते। साल मैंने परदादा की इच्छा पूरी की। परदादा ने कहा था, हाँ, तुम्हें ढूंढते ही जो परिवार पीढ़ियों तक समृद्ध रह सकता था। छी, एहसान का बदला बुराई से। क्या तुम्हें इंसानियत नहीं है? निंदनीय, अत्यंत बेशर्म। युवा मित्रों, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरे लिए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन क्या आप अपने हाथ मेरे पेट से हटा सकते हैं? मैंने शर्म से अपना हाथ वापस खींचा और चेहरे पर मल लिया। दुनिया की सारी ध्वनियां तोड़ दो, उसके खून से, हमारे शरीर पर लगे जलमुर्गी के खून से। अब परजीवी नहीं बन पाएंगे। हाँ हाँ हाँ, मैं ताऊवादी हूँ। बचत सबसे जरूरी है। आप इतना खून बहा रहे हैं, कितनी बर्बादी है। क्या प्रतिष्ठित संप्रदाय वे भी यहाँ छोटा लाभ ले रहे हैं? अरे तुम दोनों बेवफाओं, हमें करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या खरगोश पकड़ना या रास्ता भटकना? तुम साफ तौर पर जानबूझकर इस गांव में आए थे, है ना? मैं कह रहा था, इस गांव में जरूर कोई सीमा है। तुम हमें अंदर कैसे लाए? क्योंकि तुम्हारे शरीर में उस कृतज्ञ परदादा का खून बह रहा है। बस आपने यह अनुमान नहीं लगाया था कि इतनी मेहनत से गांव में घुसने के बाद हमें जलमुर्गी मिलेगी। जब हम बहस कर रहे थे, किनरान ने बहुत तेजी से हाथ उठाया और मेरी ओर पिस्तौल तान दी। क्योंकि आपको ताइसुई के बारे में पता चल ही गया है कि केवल मरे हुए लोग ही रहस्य रख सकते हैं। यह तो आप नहीं समझते होंगे। गांव के बाहर के सभी लोग जमा हो गए थे। जब उन्होंने सुना कि पुराने मुखिया किंवदंती के ताइसुई हैं, तो उनकी आंखों में भी धीरे धीरे उत्साह भर गया। मेरा रहस्य नहीं बच सकता। मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। कई बार धोखा खाने के बाद ताई झांग ने आखिरकार गांव वालों से छिपाना सीख लिया। पीढ़ियों से पैदा हुए और मर गए जो लोग उसका रहस्य जानते थे, वे सब अब दुनिया में नहीं रहे। हर कोई सोचता था कि वह सिर्फ एक साधारण पुराना मुखिया है, इसलिए आज तक कोई उसे नहीं जानता। वह ताइसुई निकली। उसका दिल विश्वासघात से कठोर हो गया। मेरे साथ चलो, जो परिवार तुम्हारा सम्मान करेगा। किनरान, मारो। किनरान ट्रिगर खींचने ही वाली थी कि एक सिर उसके सामने आ गिरा। उसे देखकर किनरान फिर से स्तब्ध रह गई। मैं सोंग फई फई को लेकर दरवाजे की ओर भागा। गांव वालों ने हमें रोका नहीं, बल्कि ताई झांग के भागने के डर से घर के सामने जमा हो गए। भीड़ से दूर होकर हम दोनों छत पर चढ़कर स्थिति देखने लगे। लिंगझू, वह शुईजी अजीब है। वह क्या है? मैंने घिन को रोका। मेरे सीने में बेचैनी थी। मुझे लगता है शुईजी पानी की गुणवत्ता बन गई है। पानी की गुणवत्ता? मानहुआंग? गांव के पीछे पहाड़ पर पानी का खेत है। शुईजी शायद उस खेत का पानी है। गांव वालों को ताई झांग ने बचाया था, इसलिए उन पर उसका रक्त और मांस है। वह गांव वालों का खून पीती थी। ताइसुई के रक्त ने उसे शक्ति दी और वह इंसान बनी। वह ताइसुई का खून पीकर बनी राक्षसी है, इसलिए उसका मांस रक्त सबके लिए बहुत फायदेमंद है। असंभव, मैं कभी भी एक टिड्डे से प्यार नहीं कर सकता। शरीर काटते समय क्या आपने नहीं देखा कि उसमें हड्डियां नहीं थी और खून चिपचिपा था? बस करो। सोंग फई फई को निर्दोष देखकर मेरा मूड थोड़ा सुधरा। जो लिंजुन और किनरान ताई झांग के साथ दरवाजे पर थे। उन्होंने ताई झांग का खून लगाया था, इसलिए दहलीज उन पर बेअसर थी। गांव वाले उन्हें जाने नहीं दे रहे थे। किनरान ने बंदूक उठाई पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। वे बहुत करीब थे, कुछ को मार सकते थे पर सबको नहीं। गतिरोध के दौरान सोंग फई फई ने कोने में जाकर लकड़ी जलाई। ये क्या महक है? जो लिंजुन ने पहले गड़बड़ी महसूस की, पर देर हो चुकी थी। मैंने और सोंग फई फई ने दहलीज पकड़ी और गांव वालों को ढोल की तरह घर की ओर धकेला। हम तेज थे और वे लापरवाह थे। योजना सफल रही। मैं और सोंग फई फई बाहर थे। जो लिंजुन की बंदूक गिर चुकी थी और वह बुरी तरह दरवाजे से बाहर निकल रहा था। निर्दोषों को मारने की हिम्मत की। मुझे नैतिक रूप से ब्लैकमेल मत करो। मेरे पास नैतिकता नहीं है। वैसे भी तुम्हारे घर के अंदर सब कृतज्ञ हैं। तुम्हारा भाई? हमें कैसे छोड़ोगे? बस इतना कि ताईजांग और झो लिंजुन न माने, गांव वालों ने ताईजांग को बाहर धकेल दिया। ताईजांग के निकलते ही मैंने दरवाजा बंद किया। वे जब तक बाहर आए हम भाग चुके थे। पहाड़ी रास्ते पर हांफते हुए ताईजांग ने आगे चलने से मना कर दिया। इतना कम दौड़े, तुम बेकार हो। हम ताइसुई ज्यादा चलते नहीं, एक जगह 1000 साल रह सकते हैं। तुम ताइसुई अमर और अविनाशी नहीं हो। तुम बूढ़े क्यों हो? मैंने एक लड़की से प्यार किया था ताकि उसे। चलो जाओ।
आह, कहाँ जाऊं? कम लोगों वाली जगह जाओ, जहाँ मन करे जाओ। ताइसुई तोतियन दीजिंग हुआ है, उसे आजादी से घूमना चाहिए। ताईजांग हैरान था कि हम उसे जाने दे रहे हैं। मैं ताइसुई हूँ। हाँ हाँ पता है, तुम सबसे महान हो। मैं सोंग फई फई को गांव की ओर ले गया। ताईजांग को पहचान छिपाने को कहा। चलो। थोड़ी दूर बाद ताईजांग आया और मुझे एक कपड़े का थैला दिया। मैं ताईजांग एहसान नहीं भूलता। ये क्या है? ताईजांग गर्व से मुझे देख रहा था। ये मेरे हजारों साल के काटे हुए नाखून हैं। इन्हें संभालो, ये दवा या चाय के लिए बढ़िया है। ये कहकर वह बिना इंतजार किए जंगल में चला गया और गायब हो गया। मैंने सोचा और क्यूमुयू को फोन किया। क्यूमुयू, मुझे ताइसुई मिला है, थोड़ा चाय के लिए लो। जब हम वापस लौटे, कमरा खंडहर था। झो लिंजुआन और गांव वाले ताईजांग को खोजने गए थे। रस पूरी तरह राख होने के बाद मैंने चैन की सांस ली। यंजू, आगे क्या करें? क्या यहाँ से निकले? फिर मिलेंगे।